नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू। आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बीए सेकेंड ईयर के 5th यूनिट का यह एक अध्याय है। इसकी जानकारी आपको दूंगी और इसके बारे में आपको अध्ययन करवाऊंगी। आइए हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होता है। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको 5 पॉइंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले यह बताऊंगी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसकी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी उद्देश्य के साथ में। इसी तरह से इसके मुख्य कार्य क्या हैं, फिर इसकी संरचना क्या है, वैश्विक भूमिका क्या है और भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सहयोगात्मक रवैया क्या है या सहयोगात्मक भूमिका क्या है और अंत में निष्कर्ष। तो इन सब पॉइंट्स के रूप में मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगी। आइए हम और आप अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह एक वैश्विक संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था क्यों है? क्योंकि इसका प्रमुख काम क्या है? आर्थिकी पर, यह विश्व की आर्थिकी पर नजर रखता है, प्रत्येक देश की आर्थिकी पर नजर रखता है और आर्थिक पक्ष को समृद्ध करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था को या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम कहते हैं उसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। इसकी स्थापना को देखें तो 1945 में ब्रेटन वुड्स में इसकी स्थापना हुई थी। इनका कार्यस्थल वाशिंगटन डीसी में है और इनकी वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या 189 है, अर्थात 189 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। इनका कार्यस्थल जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में स्थापित है। इसी तरह से इनका उद्देश्य क्या है, यदि हम देखें किस उद्देश्य से हमने आईएमएफ की स्थापना की, तो इनकी उस स्थापना का उद्देश्य है विनिमय स्थिरता को बढ़ाना। अर्थात जब हम विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो एक देश जब दूसरे देश से व्यापार करता है तो वह लेन देन का काम करता है, विनिमय का काम करता है। और लेन देन कब होता है? जब वो आयात निर्यात करता है। तो आयात निर्यात करते समय हमारे विनिमय में अस्थिरता उत्पन्न होती है। कैसे अस्थिरता उत्पन्न होती है? जैसे कि हम कहें कि हम किसी एक देश दूसरे देश को ज़्यादा निर्यात कर देता है लेकिन आयात कम करता है, तो वह प्लस पॉइंट में रहेगा, यानी उसका देश जो है वो संतुलन की स्थिति से ऊपर रहेगा। लेकिन जो देश आयात ज़्यादा करता है और निर्यात कम करता है, वो देश यहाँ पर आर्थिक अस्थिरता को महसूस करने लगता है। तो इस तरह से उनकी विनिमय स्थिरता क्या होती है? वह गड़बड़ा जाती है। तो ये विनिमय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम आईएमएफ करता है। इसी तरह से हम देखें कि इनका दूसरा उद्देश्य है दुनिया में मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करना। दुनिया भर के सारे देशों को मुद्रा के रूप में सहयोग प्रदान करना, वित्तीय सहायता देना, फंड अवेलेबल करवाना, ये आईएमएफ का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। एक देश दूसरे देश से अच्छा व्यापार करे, ज़्यादा व्यापार करे, एक देश दूसरे देश के अलावा कई अन्य देशों से व्यापार करे, सहयोगात्मक रवैया अपनाकर व्यापार करे। इन सारे उद्देश्यों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। इसी तरह से इनका और अगला उद्देश्य है संतुलित विकास में वृद्धि करना। संतुलित विकास में वृद्धि देश का हर एक देश चाहता है, विश्व का हर एक देश चाहता है। तो इसलिए संतुलित विकास में वृद्धि करने के लिए और सुगम विकास बनाने के लिए हमने इस उद्देश्य को यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लिया है। फिर अगला उद्देश्य कार्य के अनुसार इनका क्या होगा? भुगतान संतुलन को, बहुपक्षीय प्रणाली को बढ़ावा देना। बहुपक्षीय प्रणाली का तात्पर्य जैसे कि एक देश के विचार दूसरे देश से नहीं मिलते हैं, दूसरे देश के विचार तीसरे देश से नहीं मिलते हैं, तो इन सबको हम एक साझा इन सब के विचारों को मिलाकर हम एक साझा प्रणाली डेवलप कर लेते हैं और इस तरह से इस प्रणाली को ये समर्थन देता है, जिसको हम क्षेत्रीय सहयोग के रूप में जानते हैं। इसी तरह से अगला उद्देश्य है इनका विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध करवाना और प्रतिबंधों को हटाना। व्यापारिक देश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं,
तो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को इनको झेलना पड़ता है। तो इन सब प्रतिबंधों को यहाँ पर शिथिल करना और विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाना IMF का यहाँ पर एक काम होता है। इसी तरह से अगला काम होता है तकनीकी सहायता प्रदान करना। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी जिस देश में ईजाद की गई, उस देश से दूसरे देश को भी उस टेक्नोलॉजी से परिचित करवाते हैं और उसको उस देश को भी क्या कहते हैं कि उस तकनीकी को ग्रहण करने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से तकनीकी सहायता एक दूसरे देशों को हम देते चलते हैं और व्यापार की सुविधा को बढ़ाते जाते हैं। तो ये सारे उद्देश्य जो हैं, इस उद्देश्यों को लेकर हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना की गई है। अब हम आते हैं आखिर इनके निर्देशक कौन हैं। तो जब इनकी स्थापना हुई थी वहाँ से लेकर अभी जो है वर्तमान में 2019 में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है इनकी हम कहें कि प्रबंध निर्देशक है। इनका आधारभूत ऋण का प्रतिशत जो है वो 3.49% है। अर्थात हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो ऋण की सुविधा प्रदान करती है वो आधार ऋण का प्रतिशत 3.49% SDR है। अब ये SDR क्या होता है, हम इसको जानते हैं। तो ये SDR जो है वह इसकी मुद्रा है, अर्थात स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको हम कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम SDR कहते हैं। और ये मुद्रा कौन कौन सी है, तो ये मुद्रा है यूरो है, पाउंड है, येन है और डॉलर है, जो कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग के लिए की गई है। इसको मान्यता प्रदान की गई है विश्व भर में और जो विश्व के सभी सदस्य देश जो है वो इसको मानते हैं, उनके ऊपर ये व्यापार के क्षेत्र में लागू होता है। अब हम आए इनके मुख्य कार्य क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य कार्य जो है उसको हम देखते हैं। यह प्रमुख रूप से इसका जो लक्ष्य है पहले हम उसको देखें। इसका लक्ष्य है आर्थिक रूप से कमजोर देशों को वित्तीय सहायता देना, पहला लक्ष्य। और इसी के साथ साथ आधारभूत संरचना की विकासात्मक स्वरूप के लिए वित्तीय सहायता देना इनका लक्ष्य है। अब कार्य जो है वो उद्देश्यानुसार हमने बहुत सारे उद्देश्य को देखा, उनके अनुसार हम इनके प्रमुख कार्यों को यहाँ पर देखते हैं। इनका प्रमुख कार्य है सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने यूरो और डॉलर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बताई है और ये कहते हैं कि एक देश दूसरे देश से या दूसरे देश तीसरे देश से या एक देश अन्य विश्व के देशों में क्या करे, अपने अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को बढ़ाए। इसका मतलब वित्तीय व्यापार करे, वाणिज्यिक व्यापार करे और लाभ भी कमाए और दूसरे देशों को लाभ भी प्रदान करे। दूसरा मुख्य कार्य है इनका संतुलित विकास को प्राथमिकता देना। संतुलित विकास को किस तरह से प्राथमिकता देंगे ये लोग या कैसे बताएंगे, तो इसके लिए उन्होंने प्राविधिक सहायता प्रदान करने की बात रखी है। अर्थात संतुलित विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है वो बहुत सारे क्या बनाती है, नीतियां बनाती है, वैधानिक रूप से नीतियां बनाती है और उन वैधानिक नीति को सभी देशों को बताती है और जिसमें हमको ये पता लगता है कि हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन कैसे विकास करें। हम बहुत तेजी से भी विकास न करें, न हमारे विकास की गति बहुत कम रहे। तो इस तरह से विकासात्मक गतियों को संतुलन प्रदान करने के लिए हम प्राविधिक सहायता के द्वारा नीतियां बनाकर विभिन्न देशों को, सदस्य देशों को क्या करते हैं, भेजते हैं, परामर्श देते हैं और इस तरह से संतुलित विकास के पक्षधर हैं। तीसरा काम जो है इनका तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम। विभिन्न प्रकार की तकनीकी सहयोग यहाँ पर IMF क्या करता है, प्रदान करता है। अगला मुख्य कार्य है इनका विनिमय दरों को स्थिर करना। विनिमय दरों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए भी यह ध्यान रखता है और जिन देशों में विनिमय दर बहुत ज़्यादा गिरती चली जाती है उन देशों को यह उन विनिमय दरों को बढ़ाने के विभिन्न प्रकार की नीतियां बताता है और इस तरह से उन देशों को विनिमय दरों को संतुलित करने का प्रयास करता है या नीति निर्देश देता है। इसी तरह से और चौथा काम जो है इनका वह है विनिमय प्रतिबंधों को हटाना।
विनिमय प्रतिबंधों को यहाँ पर हटाने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के विनिमय प्रतिबंध, जिसमें कि हम क्या है, वित्तीय प्रतिबंध सबसे ज़्यादा आता है और यहाँ पर सीमा प्रतिबंध आता है। तो इन प्रतिबंधों को यहाँ पर हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से क्या करता है, शिथिलता प्रदान करता है। विनिमय प्रतिबंधों को शिथिलता प्रदान करता है, साथ ही साथ में उनको हटाने की भी कोशिश करता है और समुचित रूप से व्यापार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो बाधा है उसको दूर करने की कोशिश करता है। और अंतिम मुख्य कार्य इनका है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। अर्थात यहाँ पर पर्यावरण के प्रति हम जागरूकता क्यों पैदा करना चाह रहे हैं, इस उद्देश्य को क्यों लिया, इस कार्य को क्यों लिया, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब सारा विश्व एक साथ विकास कर रहा है तो औद्योगिकरण हो रहा है। औद्योगिकरण होने से प्रत्येक देश में पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण यहाँ पर हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है और इस क्षति को दूर करने के लिए हम पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कार्य को भी प्राथमिकता दी है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कार्य को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देकर इसको हर देश को सचेत किया है कि आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, संरक्षित रखिए, नहीं तो भविष्य में इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि कार्य इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्य। अब हम देखते हैं कि विश्व के देशों की रैंकिंग के आधार पर यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अमेरिका का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, हिस्सा है। उसी तरह से रैंकिंग में दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे जर्मनी, फिर उसी तरह से फ्रांस, ब्रिटेन और फिर भारत का नंबर आता है। भारत यहाँ पर 2.76% के रूप में यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी निभाता है। भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका भी भारत के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब आए हम इसकी संरचना पर। संरचना में हम यह देखते हैं, क्योंकि संरचना का अध्ययन हमको पहले करना था, थोड़ा सा यहाँ पर हमने इसको बाद में ले लिया कार्य के बाद में। तो संरचना यहाँ पर किस तरह से होती है, तो IMF किस तरह से कार्य करता है, तो इसकी कार्य विभाजन के रूप में हमने यहाँ पर संरचना को बताया है। सबसे पहले ये होता है कि काम करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की स्थापित की जाती है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास में सारी शक्तियाँ होती हैं, समस्त शक्तियाँ होती हैं। किस तरह की शक्तियाँ, नीतियाँ बनाने की शक्तियाँ। ये इनकी मीटिंग वर्ष में एक बार होती है और एक वर्ष में किन किन नीतियों का परिपालन हुआ, कौन सी नीतियाँ बनी, कौन सी नीतियाँ अच्छी काम कर रही हैं, कौन सी नीतियाँ अच्छा प्रभाव नहीं दे रही हैं, इन सब की यहाँ पर आलोचना विवेचना होती है। और जो नीतियाँ ढंग से लागू नहीं हो पाई है उन पर पुनर्विचार किया जाता है और नई नीतियों को बनाया जाता है। तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस कहलाते हैं, जिसको हम BOG के रूप में इंग्लिश में प्रदर्शित करते हैं। दूसरी संरचना में हम लेते हैं कार्यकारी बोर्ड को, यानी कार्यकारी बोर्ड में यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 24 सदस्यों का समूह होता है ये कार्यकारी बोर्ड, और इसमें कार्यों का बंटवारा कर दिया जाता है। कार्यों का बंटवारा के साथ साथ मत देने का अधिकार भी होता है इस बोर्ड को। ये जो 24 सदस्य हैं कार्यकारी बोर्ड के, इनका एक अलग अलग ग्रुप बना दिया जाता है, समूह, देशों का समूह बना दिया जाता है और ये देशों के समूह अपने अपने समूह में काम करते हैं। किस तरह के काम करते हैं, वित्तीय काम करते हैं और उसी तरह से रिजर्व देश के प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर ये देश अपने अपने सामूहिक या समूह देश के अंदर लेना देना, वित्तीय व्यापार इत्यादि का काम, सेवा का काम इत्यादि का काम यहाँ पर करते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं तीसरे संरचना में प्रबंधक निर्देशक मंडल आता है, या इसको हम कार्यकारी बोर्ड कहा जाता है। कार्यकारी बोर्ड जो है, इनका समय जो होता है वो 5 साल का होता है और इनका काम है कि यह प्रतिदिन के कार्य का संपादन किस तरह से करे, इसका निर्णय यह करता है और हर दिन जो काम होता है उसका लेखा जोखा यह प्रबंध निर्देशक या कार्यकारी बोर्ड रखता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रायः यूरोपीय व्यक्ति को बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनके संपादक मंडल में शामिल की जाती हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मौद्रिक प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
कि मौद्रिक प्रणाली जो है वो दो तत्वों पर कार्य करती है, दो बिंदुओं पर कार्य करती है। कैसी मौद्रिक प्रणाली है? द्विपक्षीय मौद्रिक प्रणाली है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विनिमय दर में स्थिरता लाती है, यानी स्थिर मौद्रिक प्रणाली लाने का प्रयत्न करती है। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पर्याप्त तरलता या मौद्रिक सहयोग प्रदान करना। तो इस तरह से इनकी मौद्रिक प्रणाली द्विपक्षीय होकर भी एकजुट प्रणाली के रूप में काम करती है। और दोनों ही प्रणालियों को आसानी से IMF यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इस पर विचार विमर्श करके दोनों ही प्रणालियों में बहुत सरलतापूर्वक काम करता है। हम आए अब अगले पॉइंट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या भूमिका है। विश्व में इनकी भूमिका बहुत ही अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, सुदृढ़ है। हम कहें यह एक दृढ़ता से अपनी भूमिका को निभाता है। हम यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो भी देश शामिल है, जो सदस्य देश हैं, वे मानते हैं कि वैश्विक भूमिका इनकी बहुत ही अच्छी है। क्यों अच्छी है? यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्थायी संस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काम कर रहा है। मौद्रिक समस्याओं का निराकरण बहुत तेजी से करता है, परामर्श तंत्र उपलब्ध करवाता है, उसी तरह से व्यापारिक विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है सारे देशों को, उसी तरह से संतुलित विकास को प्रोत्साहन देता है। वैश्विक भूमिका में और हम देखें तो ये सामूहिक सहयोग पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। इसी तरह से समस्त सदस्य देश, अल्प विकसित देश जो है वो विकास की ओर अग्रसर हुए हैं तो इन्हीं के माध्यम से हुए हैं। और अंत में इनकी आलोचना भी कई देश करते हैं, और जिसमें यह कहा जाता है कि एशियाई देशों को ऋण उपलब्ध करवाने में ये थोड़ा ज़्यादा लंबा समय लगाते हैं। तो जब बहुत अच्छाइयाँ होंगी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लोग बुराइयाँ भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। तो इसको हमें ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने की या विकास की प्रवृत्ति को देखना चाहिए। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के लिए उठाए गए क्या कदम है, या भारत को यह किस तरह से परामर्श देता है और भारत किस तरह से लाभान्वित होता है। तो इसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति या उनकी भूमिका। भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत IMF का जो है वो बहुत पहले से स्थापना के समय से ही इसके सदस्य के रूप में है, स्थापित है। भारत को जो है IMF से जो फायदा हुआ है वह है इस वित्तीय स्थिरता हेतु नीतिगत जो कदम उठाते हैं वह उनका परामर्श हमको IMF देता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड ने कहा है कि राजस्व पर हमको ध्यान देना होगा, राजकोषीय घाटा जो कम हुआ है उस पर हमको ध्यान देना होगा। 2014 के बाद से भारत में बाजार पर जो उपभोक्ता का विश्वास बढ़ा है उसका कारण भी यही है, जिसमें कि हम LPG की नीति को शामिल करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को शामिल करते हैं, जिनका कारण विभिन्न बदलाव हैं। और इन बदलाव में प्रमुख बदलाव जो है वो टेक्नोलॉजी का बदलाव है, तकनीकी का बदलाव है। इसी तरह से सालाना रिपोर्ट के अनुसार हमारी जो तरक्की हो रही थी उसकी दर जो है वो घट रही है अभी। तो इन्होंने कहा है कि यह भविष्य में 3.3% तक हो सकती है, इसलिए इसमें बहुत संभल कर हमको काम करना है। इसी तरह से इन्होंने हमें परामर्श दिया कि संरचनात्मक सुधार पर जोर देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें कहता है, भारत को कहता है कि सार्वजनिक ऋण आपको घटाना होगा, हम बहुत ज़्यादा ऋण ले लेते हैं और उसकी क्षतिपूर्ति हमको करना ही है, भविष्य में उसको पटाना ही है, इसलिए हमको ऋण घटाना होगा। इसी तरह से इन्होंने एक आशावादिता रिपोर्ट भी दी, और ये इनका कहना है कि विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत उभर कर सामने आ रहा है। इसी तरह से समय समय पर भारत को IMF से ऋण मिलता रहता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वित्त पोषक राष्ट्रों में शामिल होने के लिए भारत को आगे बढ़ने के लिए, शामिल होने के लिए प्रेरित करता है इत्यादि। निष्कर्ष के रूप में मैं यहाँ पर यह बताना चाहूँगी कि हम कह सकते हैं विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एकमात्र स्थायी वित्त संस्था के रूप में स्थापित है तथा विश्व की प्रगति हेतु मुख्य साधन
वित्त उपलब्ध करवाकर समस्त विश्व को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करवाता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह एक स्थायी सदस्य के रूप में आज काम कर रहा है और सारे विश्व की इसकी दो आंखें हैं, जैसा कि मैंने बताया कि एक तो समस्त सदस्य देशों की आर्थिकी पर विचार करना और दूसरा उनके विकासात्मक रवैये को देखना, उनके विकासात्मक स्वरूप को देखना। तो ये अपनी दोनों आंखों को हरदम खोले रखती है और पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति को पर नजर रखकर सभी को सहयोग प्रदान करती है। धन्यवाद।